हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अलाइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक आपको एक सीरीज़ कंटिन्यू कराई गई है जिसमें हम लोगों ने आपको एक परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कराया है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है एसआई। थोड़ा सा डिले हो गया है लेकिन उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बट आज से हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, हम लोग आपको एक PYQ कराएंगे। PYQ इस सेंस में कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो पूरी तरह से जो UPSC में GS2 होता है, दैट इज़ CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको पूरी तरह कवर करेगा। 2013 से लेके 2020 तक जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं सिविल सर्विसेज के, उसके सारे क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिलेंगे और उसका एक थॉरो रिवीजन हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जून में आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आई होप आप कोऑर्डिनेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, एक कोटेशन है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। कि जो डाउट होता है ना, वो ज़्यादा ड्रीम किल करता है एज़ कम्पेयर टू फेलियर। तो किसी भी चीज़ के डाउट में ना रहें। आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहें, उसकी तैयारी करें, उसके फियर से बिल्कुल ना डरें। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव रहें। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ चीज़ें इतनी एबनॉर्मल हो रही हैं, लेकिन उससे बिल्कुल पैनिक ना हो, एग्जिट ना हो। मूव फॉरवर्ड करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। आज ना कल तो एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के। चलिए फिर हम 2013 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज़ 1 गोल्ड फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coins to the non-gold coins would be 1:2. Based on the information, the total number of coins in the collection now becomes. हिंदी में भी देख लेते हैं। अब से आप लोगों को माय फ्रेंड्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको भी हम लोगों ने टारगेट किया है। ठीक है, तो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक दुर्लभ सिक्के ग्रह में प्रत्येक 3 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। 10 और सोने के सिक्कों को संग्रह में जोड़ा जाता है और सोने के सिक्कों का गैर सोने के सिक्कों का अनुपात 1:2 होगा। जानकारी के आधार पर अब संग्रह में कुल सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है और बेसिकली ये एक क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात का। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो इसमें है कुछ नहीं, ये कॉइन्स का कलेक्शन है जिसमें गोल्ड कॉइन्स और नॉन गोल्ड कॉइन्स, इनका कुछ रेशियो दे रखा है। फिर वो क्या करता है कि 10 सोने के सिक्के और जोड़ देता है, जिसकी वजह से जो अनुपात है सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्कों का जो अनुपात है वो बदल जाता है 1:2, यानी एक सही 2। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ। ओके, देखो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या करेंगे कि जैसे लेट द गोल्ड कॉइन्स आर जी, मतलब जो गोल्ड के सिक्के हैं ना उसको हमने जी ले लिया। ठीक है, लेट द नॉन गोल्ड कॉइन्स आर एन जी, उनको हमने एन जी ले लिया, मतलब जो गोल्ड है उनको जी ले लिया और नॉन गोल्ड है उनको एन जी ले लिया। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जी रेशियो एन जी। ये जो डॉट डॉट होता है ना, जैसे फ्रेंड्स ये और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम कोलोन। ठीक है, मैथ्स में ये रेशियो का, अनुपात का साइन होता है। तो जी मतलब गोल्ड और एन जी मतलब नॉन गोल्ड, इसका रेशियो 1:3 है। कई बार बच्चे पता है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोच नहीं पाते कि हम क्या लिखें। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, देयर इज़ 1 गोल्ड कॉइन्स फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। हिंदी में पढ़ो, एक दुर्लभ सिक्के से प्रत्येक 3 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का है। इसका मतलब समझ में आया कि सोने के सिक्के कितने हैं, 1, और नॉन सोने के सिक्के कितने हैं, 3। ठीक है, देखो अब इस लाइन को समझो जरा। ठीक है, अब देखो मान लो हमने लिख दिया 3G इक्वल टू एन जी, 3G इक्वल टू एन जी। अगर गोल्ड के सिक्के कितने, 1, अगर आप जी की जगह 1 डालोगे तो एन जी कितना आ जाएगा, 3। तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 3G बराबर एन जी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1।
अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है कि अब क्या किया इन्होंने, 10 सोने के सिक्के और डाल दिए, यानी जी अब जी नहीं रहा, जी क्या हो गया, जी प्लस 10। रेशियो एन जी, एन जी क्या है, वही नॉन गोल्ड कॉइन्स। अब कितना हो गया, 1:2। ये 1:2 कहाँ से आया, 1:2 आया यहाँ से। तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2G + 20 = NG। और NG की वैल्यू देखो, ये जो NG है ना, इसकी वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से क्या आएगी 3G, ये हमने 3G यहाँ पुट कर दी। और ये 2G उठ के इधर चला जाएगा 3G के पास, तो G बराबर कितना आ गया 20। तो G कितना आ गया 20। अब क्या करिए, इस G को निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट G = 20 इन 3G = NG। ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमने जी की वैल्यू यहाँ 20 डाली और 3 × 20 कितना होता है 60। अब बच्चे क्या होंगे कि बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसका आंसर लिखेंगे जी प्लस एन जी, जिसमें बोल देंगे जी तो है 10 और एन जी कितना है 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 70। और वो क्या करेंगे, इस 70 क्वेश्चन को ढूंढेंगे, ठीक है, 70 आंसर ढूंढेंगे। जबकि सॉरी देखो एक गलती हो गई फ्रेंड्स, देखो जी जो है ना वो हमारा 20 है, 10 नहीं है, और एन जी कितना है 60, तो 20 + 60 कितना हो गया 80। ठीक है, देखो हमें जी प्लस एन जी निकालना है, जी कितना है हमारा 20, एन जी कितना है 60, आंसर कितना आ जाएगा 80। अब वो क्या करेंगे कि एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और 80 को टिक कर देंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में आप देखो क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर वो ये पूछता टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए तो आंसर होता जी प्लस जो ये आप लोगों ने अभी निकाला, लेकिन इसे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन ऑफ बिकम्स, यानी कि अब कितने हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो जी तो थे और एन जी भी थे और एंड में हमने 10 और डाले, तो यानी जितना आंसर निकल जाएगा उसमें क्या करें 10 जोड़ दें। तो आंसर आया था 80, 80 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा 90, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ऑप्शन बी क्या है आपका गलत। तो ध्यान रहे, एक बार, दो बार, तीन बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है यानी कि एक माली है जिसके पास 1000 पौधे हैं, और वो क्या करता है कि इनको इस तरह से अरेंज करता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हों बराबर हों। हिंदी वाले छात्र देख लें कि संख्या और स्तंभ क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लांट्स बताएं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो रोज़, जैसे इंग्लिश वाले थोड़ा वो समझ लें, रोज़ होता है इस तरह से, ओके, कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। हिंदी वालों के लिए इसे क्या बोलते हैं पंक्ति। अच्छा, ऐसे ही कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है ऐसे यानी वर्टिकल, और हिंदी वालों के लिए क्या होता है स्तंभ, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। तो इसे क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कह रहा है कि रोज और कॉलम बराबर है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है बराबर है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो आपने पौधे इस तरह से लगा दिए 1 2 3, और ऐसे लगा दिए 1 2 3। अब पौधे आपके यहाँ लगे हुए हैं, जो जहाँ ये जो कट रहे हैं ना, तो दोनों आपस में यहाँ आपके पौधे लगे हुए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये भी 3 हो गया और ये भी कितना हो गया 3, क्योंकि तभी तो इसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी बराबर होगी, यानी रोज और कॉलम क्या होंगे बराबर। लेकिन अगर हम क्या करें, हम एक और लाइन ऐसे खींच लें और एक लाइन ऐसे खींच लें, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और ऐसे ही यहाँ हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 4 और 4। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के पीछे मेरा मतलब ये है कि ये 3 3 और 4 का मतलब ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ रोज यानी कि आर और कॉलम अगर आपको बराबर करना होगा, तो जो आपका नंबर होगा ना, वो आपका नंबर कैसा होगा, वो नंबर आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अब आपके पास जो पौधे हैं वो हैं 1000। देखिए 1000 का आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो देखो आपको क्या चाहिए, मैंने आपको बताया है कि आपको ना जब कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। तो अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है, चीज़ें आपको पहले से ग्रेस्प हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। उसके बाद जाते हैं 31, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, और उसके बाद जाते हैं कि क्या आएगा 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, आपके पास 1000 पौधे थे,
इसमें आपको रोज़ और कॉलम्स क्या करने हैं, बराबर करने हैं। 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखने हैं, क्योंकि रोज़ और कॉलम क्या करने हैं आपको, बराबर। हिंदी वालों के लिए संख्या और स्तंभ क्या करना है, बराबर। तो 1000 से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, किससे काम चलेगा, 1024 से, क्योंकि 1024 जो है ना वो किसका स्क्वायर है, वो है 32 का। तो आंसर आ जाएगा आपका 1024। अब एग्जाम्स में देखो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि 1024 तो हमें मिल गए और हमारे पास थे कितने, 1000, तो आंसर कितना आएगा 24, तो यानी 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, 24 एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। लेकिन देखो हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे सीखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आए, क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये सब करने के बाद रोज़ और कॉलमों की संख्या बता दीजिए। देखो अगर आपसे रो पूछेगा तो रो कितनी हो जाएंगी, 32, यानी 32, कॉलम्स कितने हो जाएंगे 32, और अगर आपसे पूछे रो प्लस कॉलम कितने होंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 64। तो याद रखिएगा वो क्या पूछ रहा है वही आपको बताना है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आए, लेकिन क्या होता है कि इनमें थोड़ा सा चेंज करके यूपीएससी अगले पेपर में इन क्वेश्चनों को देता है। तो क्वेश्चन को अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी देख लेते हैं। अ सम ऑफ ₹700 हैज़ टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस। हिंदी वाले देखिए, 700 रुपये के एक योग का उपयोग एक स्कूल के छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ नगद पुरस्कार देने के लिए किया जाता है, और पुरस्कार पूर्ववर्ती पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य बता दीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हम मान के चलते हैं कि जो पहला प्राइस है वो सबसे न्यूनतम होगा, तो हमने उसको क्या मान लिया, x। दूसरा क्या होगा, x+20। आप कहोगे सर ये x+20 कैसे लिख दिया। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जो पहला प्राइस है ना वो दूसरे कंपैरिजन में क्या है, 20 कम है। तो यानी कि अगर मान लीजिए पहला 20 है तो दूसरा क्या होगा 40, फिर क्या होगा 60, मतलब 20-20 का डिफरेंस रहेगा। अगले वाले को कितना मिलेगा, x+40, इसमें 20 जोड़ दो, फिर 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 ये आपको लिखना है 7 तक। आप कहोगे 7 तक क्यों लिखना है सर, देखो 7 इसलिए लिखना है क्योंकि प्राइस कितने हैं 7, कितने नगद पुरस्कार मिल रहे हैं 7। तो पहला x है तो अगला हो गया x+20, x+40, x+60, x+80, x+100, x+120। अब क्या करो, आप इन सबको जोड़ लो। जैसे ही आप इन सबको जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा 7x + 420, और टोटल आपको पैसे कितने थे, 700 रुपये। तो ये आ जाएगा 7x, ये 420 उधर चला जाएगा, यानी कि 280। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर का आंसर आ जाएगा आपका 40। देखिए ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 40। अब देखो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ प्राइस, यानी सबसे कम वैल्यू क्या है। तो सबसे कम वैल्यू क्या है, x। एक सेकेंड, सबसे कम वैल्यू क्या है, x। तो x बराबर कितना हो गया 40, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। अब वही चीज़ है, वो पेपर में ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज थर्ड प्राइज, व्हाट इज फोर्थ प्राइज। तो याद रखना थर्ड प्राइज क्या है, x+40। अगर थर्ड प्राइज पूछेगा तो इसमें 40 और जोड़ देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 80। तो ध्यान रहे कब वो क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है कि 120 एप्लीकेशन है पोस्ट के लिए, मतलब कोई पोस्ट निकली है जिसमें 120 एप्लीकेशन है और उसके अंदर 70 मेल्स हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर लाइसेंस। हिंदी वाले देख लीजिए, एक पद के लिए 120 आवेदनों में से 70 पुरुष हैं, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की न्यूनतम से अधिकतम संख्या बीच का अनुपात क्या है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ फ्रेंड्स, यूपीएससी जो है ना वो बहुत इतना टफ एग्जाम नहीं है। यूपीएससी आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, जिसके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे ना उसके लिए यूपीएससी उतना ही आसान है। अब ये क्वेश्चन जब आया था ना तो बच्चों में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उनको समझ में नहीं आया, जबकि आज तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है यूपीएससी का ये। देखिए मैं आपको इसको अलग तरह से समझाता हूँ। आपके पास कितने एप्लीकेशन है, 120। अच्छा, जिसमें से आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सेकेंड, 70 क्या है मेल। अगर मान लीजिए A120 में से 70 मेल हैं तो 50 क्या होंगे फीमेल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस कितने 80, यानी ड्राइविंग लाइसेंस है 80। अब देखिए इसमें ना दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। मान लीजिए कह रहा है कि
हमें बात करनी है मेल्स की, और उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम मेल्स की बात करनी है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास फीमेल्स हैं 50, मानना नहीं है ही हमारे पास फीमेल 50। देखो फीमेल 50 है भाई, अगर हमारे पास फीमेल 50 है, ड्राइविंग लाइसेंस 80 है, तो मेल कितने होंगे 30। तो एक आंसर तो आ गया 30। केस 2, अब मान लो कि मेल ही हमारे पास 70 है, तो अगर मेल हमारे पास 70 है और ड्राइविंग लाइसेंस है 80, तो फीमेल कितने होंगे 10। तो 30 हो गया मिनिमम और 70 हो गया मैक्सिमम। इसका रेशियो पूछा है 30 और 70, 0 से 0 काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 3:7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोबारा समझाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए 120 एप्लीकेशंस थे, जिसमें से 70 पुरुष थे, 80 ड्राइवर 80 70 मेल थे, और 80 जो लोग थे उनके पास लाइसेंस था। अब ये नहीं पता 80 में वो फीमेल थे, दोनों का मिक्सचर था। तो मिनिमम बता दीजिए और मैक्सिमम बता दीजिए मेल्स का जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। 120 एप्लीकेशन में से 70 अगर मेल्स हैं तो 50 हो गए फीमेल्स। ड्राइविंग लाइसेंस कितना हो गया 80। केस 1 में फीमेल कितने ले लिए 50, क्योंकि 50 फीमेल लेने की हमारे पास हम ले सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेल्स 30 हो गए। आपने कहा 30 कैसे हो गए सर, जब ड्राइविंग लाइसेंस 80 है, फीमेल 50 है, तो मेल हो गए 30। अभी भूल जाइए, समझिए, हमें पता ही नहीं है। आगे चलते हैं केस 2। मान लीजिए मेल्स हमारे पास 70 है, मेल 70 है तो फीमेल कितने होंगे 10। अब देखो 70 बड़ा है 30 बड़ा है, 70 बड़ा है तो बड़ा वाला क्या होता है मैक्सिमम, छोटा वाला क्या होता है मिनिमम। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3:7 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगेन आप क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। आपके एक बार अगर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन अ गैरिसन, एक गैरिसन है, वहाँ पर ना फूड है सोल्जर्स के लिए 1 मंथ के लिए। ये देखिए ऑन थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ना 1 है, ठीक है। आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों बाद क्या होता है, वहाँ पे 1000 सोल्जर उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि देखिए जब 1000 लोगों का खाना है और वो खाना आपने 1 महीने के लिए रखा हुआ है, वहीं 10 दिन तक तो वो लोग आराम से खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1000 लोग और आ जाते हैं। जब 1000 लोग और आ जाएंगे तो कितने लोग बन जाएंगे 2000। अब वो खाना कितने दिन तक चलता होगा। ऐसा आपके घर रिश्तेदारों में भी होता होगा, जैसे मान लीजिए आपने कुछ फूड को स्टॉक किया और कभी लोग ज़्यादा हो गए तो फूड ऑब्वियस है कम चलेगा, क्योंकि आपने मेंबर्स क्या कर दिए बढ़ा दीजिए। तो हिंदी वाले देख लीजिए, एक गैरिसन में 1 महीने तक सैनिकों के लिए भोजन होता था, ठीक है, 1 महीनों के लिए भोजन था, ठीक है। और सैनिक कितने थे 1000। 10 दिनों बाद 1000 सैनिक और बढ़ गए, तो खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है एमडी कॉन्सेप्ट। ये एमडी क्या होता है, एमडी होता है मेंस। देखिए मेंस भी हो सकता है, वुमेन्स भी हो सकता है, और हेल्पर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे चिल्ड्रंस हो। डी क्या होता है डेज। तो देखो मैंने आपको बताया है कि एम मेंस है और डी डेज है। फॉर्मूला होता है M × D बराबर M × D। तो देखिए ये 1000 मेंबर्स थे। देखिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, मेंबर्स कितने थे 1000, ओके। अब इन्होंने 10 दिन खाना खा लिया। अब इन्होंने 10 दिन खाना खा लिया, तो खाना बचा कितने दिन, खाना बचा 20 दिन, क्योंकि फॉर्मूला होता है MD, और डी याद रखिएगा रिमेनिंग डेज होते हैं। 1000 लोग थे, 20 दिन का खाना बचा, इक्वल टू, अब मेंबर्स कितने हो गए 2000, क्योंकि 1000 सैनिक और आ गए। अब कितने दिन तक चलेगा, तो देखिए इन 3 जीरो से इन 3 जीरो काटिए, 2 को काटिए 20 से, तो x कितना आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है। तो इसको MD वाले कॉन्सेप्ट से करिए, याद रखिएगा डी होता है रिमेनिंग डेज। तो 1000 थे, 20 दिन खाना चलेगा, 2000 हो गए, x दिन चलेगा, सॉल्व के आंसर कितना आ गया x 10 डेज। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक नया एक अटैम्प्ट था आपको कराने के लिए, और आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो या अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। और आप हमसे जुड़िए, आप देखिएगा कि नेक्स्ट आई थिंक 1 वीक के अंदर हम आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और द स्टडी अलायंस चैनल से जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय।